सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 300। ये सेट 1 है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 15 सेट लगेंगे और उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसमें से ही आपके 30 में से 30 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन होंगे, आप देखते चलिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो हैं विकास के विभिन्न चरण, मतलब विकास के विभिन्न चरण होते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है। अब विकास के विभिन्न चरण कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीजें एक चरण है। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एक चरण है वृद्धि के। उसी तरीके से विकास के चरण है। तो किस तरीके से शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है। तो विकास जो है एक आयामी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। एक आयाम क्या होता है, जैसे डायमेंशन होता है। जैसे आपने देखा होगा, फिल्म देखा होगा, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब लेंथ ब्रेथ में क्या होता है कि ये लंबाई हो गई, ठीक है, सॉरी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसको बोला जाता है डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो जब भी पुरानी मूवी देखते थे उसमें 2D का आपको देखने को मिलता था। 2D मतलब 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। और इसमें एक हाइट आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं 3D। ठीक है, अब 3D में क्या होता है, आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर बैठ के मूवी देख रहे हो, तो ऐसा लगेगा ये आपके पास आ गया, मतलब कि उसके अंदर ऊंचाई भी हो जाती है, उसको बोला जाता है 3D। तो विकास एक आयाम नहीं होता है। ठीक है, एक दिशा में भी नहीं होता है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात तो सही है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि विकास की दिशा जो है अधोमुखी और शीर्षगामी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, इन दोनों में से बच्चे ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आंसर नंबर 3 मारते हैं। लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर 4 होगा, क्योंकि विभिन्न चरणों की बात की गई है। तो चरण किस तरीके से होते हैं, अधोमुखी भी होता है और शीर्षगामी भी होता है। शीर्षगामी कैसे याद रखेंगे, शीर्ष मतलब कि सर से पैर की तरफ, और अधोमुखी मतलब कि बीच से बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे सेफालोपोडल आप देखोगे, ये कि इसको क्या बोला जाता है, शीर्षगामी, जिससे पहले मस्तिष्क का धड़ बनते हैं, फिर उसके बाद पैर बनता है। दूसरी बात करें प्रोक्सोमोडिस्टल, जिसमें से आप देखोगे पहले जो है केंद्र में संरचना होती है, फिर दूर स्थित अंगों की संरचना होती है। जैसे आप नाभि से सटे आप देखोगे, अगर केंद्र से सटे देखोगे, शरीर से सटा हुआ क्या है, आपका बाजू। आपके बाजू से दूर कौन सा है, आपकी उंगलियां। तो पहले आप देखोगे ना, पहले जो होता है हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसको बनाया जाता है। जैसे बच्चा पहले चलना स्टार्ट करता है, फिर पंजों पर खड़ा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उंगलियां जो है बाद में विकसित होती हैं, अर्थात धीरे धीरे करके विभिन्न चरणों में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो सिंपल सा फैक्ट है, क्वेश्चन नंबर आंसर का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो मैंने पिछले साल टैग वर्ड पढ़ाया था, इस साल हो सकता है बहुत सारे नए बच्चे हैं तो वो इस चीज को नहीं जानते, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। केवल आनुवंशिकता से किसी तरीके का विकास नहीं होता है। आनुवंशिकता के साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पापा बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपको पास संसाधन ना हो, आपको कॉपी ही ना दिया जाए, आपको बैठने के लिए जगह ही ना दी जाए, तो आप कैसे पढ़ोगे यार, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो वातावरण तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर विकास केवल है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, ये पियाजे बाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। मतलब कि क्या होता है अंतःक्रिया, मतलब क्या होता है, आप अपनी मम्मी से कुछ सीखोगे, कुछ पापा से सीखोगे, कुछ दादाजी से, जब किसी से बात करोगे तभी तो सीखोगे। अगर आपको घर में बिठा दिया जाए और सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन आप किसी से बोल ही नहीं पाते, आपको पूरे लैपटॉप दे दी जाए, डेस्कटॉप दे दी जाए, सारी चीजें आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको बोलने के लिए भी तो कोई चाहिए, अंतःक्रिया करने के लिए चाहिए। तो आप कोई भी चीज जानते हो और किसी से बोलते हो, अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है एक दूसरे से बात करके। तो ये भी यहाँ पर नहीं हो गया, तो ये गलत हो गया। सीखता है यहाँ पर प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। बचपन की वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बचपन का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। परिप्रेक्ष्य मतलब कॉन्टेक्स्ट, तो बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि 10 भिन्न अवस्थाओं में कहाँ देखने को मिलता है, बचपन की जो है ऑलमोस्ट 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और मोटा मोटी अगर देखोगे तो बहुत सारे हो जाए तो 5 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी बचपन की। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, 10 भिन्न अवस्थाएं नहीं है। आंसर नंबर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। अब क्यों होता है इसको देखिए, बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं। अब किसी बच्चे को समाज के किसी भी, जैसे कि अब बोला जाता है ना कि आप ईद में जाइए, तो ईद में जाएंगे तो उनके संस्कृति को देखेंगे, वो ईद में क्या करते हैं। ठीक है ना, आप दिवाली में होली में क्या करते हो, किसी आप क्रिश्चियन के पास जाएंगे तो किसी उसका कोई त्योहार क्रिसमस है, वो क्रिसमस में क्या करते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों से रूबरू बच्चे होते हैं और चीजों को सीखते हैं। जैसे कि अपने से छोटे से प्यार से और बड़े से आदर से बात करना चाहिए,
जैसे कि बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है। जैसे कि आप ये देखोगे कि एक बड़ा भाई है अपने घर में ही, आप देखोगे मान लो कि आपके घर में तो सब कुछ ठीक है, मान लो कि एक बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, ठीक है, और ये छोटा भाई है, ठीक है। अब बड़ा भाई जो है छोटे भाई से प्यार से बात नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये अब्दुल के घर गया, जहां पर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हामिद के घर गया जहां पर ईद मनाई जा रही थी। अब अब्दुल जो है हामिद से कहता है कि छोटे भाई प्लीज थोड़ा सा सेवैया इनको दे दीजिए, आप छोटे हैं आप पहले दीजिए। आपने देखा यार कि अब्दुल जो है हामिद से कितना प्यार से बात कर रहा है जबकि छोटा है। आप कैसे रूडली बात करते थे कि ओए तू छोटा है, छोटा बन गया। तो इस तरीके का जब यहाँ पर कल्चर आपने देखा, जब इसके समाज में गए आप, तो यहाँ से आपने देखा कि यार छोटे भाई को लोग प्यार से बात करते हैं तो हमें भी बात प्यार से करनी चाहिए। देखो छोटा भाई कितना खुश है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी समाज में जाते हो, किसी दूसरे रिश्तेदार के घर पे जाते हो, तो वहां से कुछ ना कुछ सीखते हो और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक स्वरूप क्या है, इस बात का बालक के व्यवहार, आचार विचार एवं व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। तो याद रखना, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जैसी संगत वैसी रंगत इस चीज को कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवांशिक विन्यास जेनेटिक डिस्पोजिशन, ठीक है, के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आनुवंशिक विन्यास के बारे में बात करेंगे, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा मैच्योरेशन। आनुवंशिकता से आप देखोगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है, आनुवंशिकता से और अनुकूलन हो नहीं सकता, अधिगम हो नहीं सकता, समाजीकरण नहीं हो सकता, मैच्योरिटी पर असर डालती है। राइट आंसर आंसर नंबर 4 होगा। परिपक्वता क्रम में बालन का भ्रूण जो है निर्माण से लेकर जन्म के पश्चात तक होने वाला विकास शामिल है, ठीक है। तो जेनेटिक आप देखोगे ना, जेनेटिक कैसे आप देखोगे, आनुवंशिकता विन्यास क्या करता है, भ्रूण बना, उसके बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक वो परिपक्व बनाने का कार्य कौन करता है, यही सारी चीजें हैं जीन्स, ठीक है। तो जीन्स जब परिपक्व हो जाती हैं तो बच्चे का विकास अच्छा खासा हो जाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। जन्म के पूर्व प्राणी के शरीर पर अधिकांश परिपक्वता का ही प्रभाव पड़ता है। इसको याद रखेंगे, अभिवृद्धि और विकास के क्रम में परिपक्वता पर निर्भर करते हैं और परिपक्वता उन्हें गति देने का कार्य करता है। परिपक्व हो अगर आप, तो चीजों को जल्दी से सीखने की कोशिश करते हो। जैसे आपका शरीर अच्छा है, चीजों के अडॉप्ट करने वाला है, जैसे कि आप एसी में रहते हो, आप गांव में चले जाओ, एसी तो है नहीं, आपका शरीर तो अडॉप्ट कर नहीं पाएगा। लेकिन आप मेच्योर इंसान हो तो आप दोनों जगह पे सेटिस्फाई हो सकते हो, दोनों जगह पर अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो परिपक्वता वही चीज कही जाती है कि जहां पर भी आप जाओ, चाहे आपकी अभिवृद्धि हो, चाहे आपका विकास हो, कहीं भी जाते हो तो आपकी परिपक्वता उस पर असर डालती है। आप कितने परिपक्व हो इस चीज के बारे में यहाँ पर आपके जीन्स पर भी निर्भर करता है। आपके पापा अगर स्ट्रेस को डील कर लेते थे तो आप निश्चित रूप से आप भी परिपक्व हो जेनेटिक रूप से, और अभी स्ट्रेस को डील कर पाओगे। आपके पापा दौड़ने में अच्छे थे, हाइट उनकी अच्छी है, तो ऑलमोस्ट वो परिपक्व थे, तो उनके जीन भी परिपक्व हैं और आप भी यहाँ पर परिपक्व हो जाओगे, आपकी भी हाइट अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो प्राथमिक कारण वो होता है जिसमें आप सबसे पहले जब आप अपनी आंखें खोलते हो, जैसे आप बोला जाता है ना कि कोई अगर अंडा में है, ठीक है, कोई अगर अंडा में है, कोई कौन है, मान के चलो एक चिड़िया अंडा में है और उसने अंडे को आपने फोड़ दिया और चिड़िया निकल गई, तो वो आपको माँ बोलेगी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है जो प्राथमिक तौर पे आपके सामने है, जिससे आप इनिशियल दौर में, शुरुआती दौर में, बिगिनिंग जब आप कर रहे हैं जीवन की, तो वहां पर आपने जिस चीज से सीखा उसको बोला जाता है प्राथमिक। और उसके अलावा जब आप एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं, जब एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी। तो बोला जाता है ना कि तुम्हारी प्राइमरी नीड क्या है ये बताओ। तो प्राइमरी नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और सेकेंडरी क्या है, मोबाइल होना चाहिए, मालदीव का टूर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सेकेंडरी है। तो पहले चीजों पर प्राइमरी पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और देखो प्राइमरी मतलब सबसे पहले जैसे प्राइमरी स्कूल जैसे कि 1 से लेकर के 5 तक, फिर आप देखोगे कि सेकेंडरी स्कूल क्या होता है कि आप देखोगे कि 10वीं क्लास तक, 12th क्लास तक ये सेकेंडरी होता है, ठीक है, आप इस चीज को जानते ही हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, पास पड़ोस हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, परिवार क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, और समाजीकरण का द्वितीय कौन है, विद्यालय है। राइट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और कोई दिक्कत है ही नहीं, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। अब देखो कोई बच्चा 7-8 साल का है, कोहलबर्ग के बारे में मैं बता देता हूँ। कोहलबर्ग ने अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है, एक 4 से लेकर के 10 साल, एक 10 से लेकर के, एक 10 से लेकर के 13 साल, एक 13 से लेकर के ऊपर एबव, ठीक है। पहली जो अवस्था है
वो है आपकी पूर्व परंपरागत, ठीक है, दूसरी है परंपरागत, तीसरी है आपकी उत्तर परंपरागत। इसमें भी दो दो चीजें हैं, ठीक है, इसमें भी दो दो चीजें आती हैं, जिसमें पहले आते हैं दंड और आज्ञा, ठीक है, दूसरे में आता है आपका अहंकार की अवस्था, जैसे जैसे को तैसा। तीसरे में आपको क्या देखने को मिलता है, तीसरे में गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। अब यहाँ पर होता है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तीसरे में आता है, जैसे कि गुड बॉय गुड गर्ल में क्या होता है कि बच्चा जो है अच्छा बनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। चौथे में क्या हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था, मतलब कि समाज के अंदर जो भी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, उसको मेंटेन करता है, तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ये कौन सी उम्र होती है, 10 से 13। 13 से में देखोगे तो 13 से ऊपर दो अवस्थाएं होती हैं, जिसको सामाजिक अनुबंध कहते हैं। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया 10,000 रुपए में, इसको काम को कंप्लीट करना, आप तोड़ भी सकते हो, कहोगे नहीं मुझे तो वहां 15 मिल रहा है। तो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आपको लगे कि समाज में कुछ ऐसे अनुचित काम हो रहे हैं, तो उसको बच्चे तोड़ सकते हैं, और ये बच्चे 13 से ऊपर वाले होते हैं, यही तोड़ने का काम करते हैं। कौन कहता है, नैतिक विकास के सिद्धांत वाले कोहलबर्ग। और एक होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता में क्या होता है कि अपनी जान जोखिम में भी डाल करके समाज के बारे में सोचता है। ऐसे नैतिक व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि गांव में देखोगे रात के टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको दुख में आपके साथ होते हैं, कि चलो ठीक है हॉस्पिटल जाना है या आपको ट्रेन छोड़ने जाना है, वो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अकेले लौट करके बाइक से आऊंगा तो हो सकता है कि गुंडे लूट लें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो रात को जान जोखिम में डाल करके जाता है। वो छठवां लेवल बहुत वाला जो बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर 7 से 8 वाली व्यवस्था की बात की जा रही है, तो 7 से 8 वाली व्यवस्था इसी में आएगी, क्योंकि 4 से 10 वाली अवस्था है। तो ये कौन सी है, पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में दंड आज्ञा और अहंकार की बात होती है, तो यहाँ पर दंड और आज्ञा की बात हो रही है। राइट आंसर 3 होगा। चीजें समझ में आ रही है। सामाजिक व्यवस्था जो होता है उसमें क्या होता है, व्यवस्था बनाए रखना है। ये 4 से लेकर के 10 साल वाला होता है, सॉरी 11 से लेकर के 13 वाला होता है, 11 से 13 वाला। और अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है 13 से लेकर के एबव वाला होता है, ऊपर वाला में। इसमें नियमों को तोड़ा जा सकता है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और बहुत आसान है। व्यवस्था बनाए रखना किसी भी चीज को, अरे शांति व्यवस्था बनाए रखिए, मतलब कि जो भी चीज है कानून है उसको बनाए रखना, तोड़ना नहीं है किसी कीमत पर, जैसा रूल है उसको फॉलो करना है। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने उल्टा सीधा काम करा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। और सार्वभौमिकता ये लास्ट वाला होता है, जान जोखिम में डाल करके जो भी चीज की जाती है, सेवा करी जाती है, नैतिकता दिखाई जाती है, वो होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आंसर नंबर थर्ड होगा। 3 अवस्थाएं बताई गई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। परंपरागत या दूसरी अवस्था है, उत्तर परंपरागत तीसरी अवस्था। अगला प्रश्न, कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है। क्रम से याद आ गया, क्रमबद्धता, क्रम कैसे बताया जाता है। जैसे कि आप प्रेयर में गाँव, जैसे कि आप जब स्कूल में थे, तो जब असेंबली होती थी, जब आप स्कूल में थे तो कैसे, पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, ऐसे बच्चे लाइन में खड़े होते थे। कैसे, एक क्रम से, बोला जाता था ना, क्रम से एक एक हाथ की दूरी लेकर के खड़े हो जाओ। मतलब कि क्रमबद्धता किस पर प्रयोग की जाती है, एक लंबाई का आधार है, या एक आयाम जैसी चीजें होती हैं। एक आयाम जो कि आपकी सीधे लंबाई पर फोकस करती है। देखिए, सिर्फ लंबाई होगा तो एक आयाम, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा तो 2 आयाम, 1D हो जाएगा डायमेंशन, ये 2D हो जाएगा। अब यहाँ पर 2D, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और हाइट ऊंचाई हो जाए तो ये 3D हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई जैसे कि आप देखोगे तो ऊंचाई जिसमें आप देखोगे कोई सिनेमा हॉल का 40 कोई भी 3D मूवी देखते हो तो वो मूवी आपको एकदम लगता है कि एकदम सामने मेरे हो रहा है, मतलब एकदम सामने से ऊंचाई भी होती है उसमें, ठीक है। तो ये क्रमबद्धता किस पर डिपेंड करती है, लंबाई पर आधारित एक क्रम है, ठीक है। दूसरों का पर्सपेक्टिव लेने की क्षमता है, ये क्रमबद्धता से, क्रम से कहीं ना कहीं नाता है ही नहीं। और यहाँ पर चिंतन का तो कोई मतलब नहीं है। और स्थान, अपने विद्यालय में स्थानकीय मानचित्रण की क्षमता, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ मानचित्रण की बात है, क्रम की बात है, हो सकती है, लेकिन यार ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्र करने की क्षमता, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। देख लेते हैं। जी हाँ, राइट नंबर जो होगा वो आंसर नंबर फर्स्ट ही होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्रमपत्ता जीन पियाजे के द्वारा दी गई तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के बारे में बात कर ले तो जीन पियाजे जो है उन्होंने किस चीज के बारे में बात करी है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। 4 अवस्थाएं हैं उनकी। पहली है सेंसरी मोटर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशव काल भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, शैशव काल, ठीक है, शैशव काल भी कहा जाता है, ठीक है।
और दूसरी बात करें तो प्री ऑपरेशनल होता है, ऑपरेशन से पहले का प्री ऑपरेशनल होता है, मतलब ऑपरेशन करने से पहले वाली जो अवस्था होती है ये होती है 2 से लेकर के 7। इसमें बच्चे जो है ना दुनिया में जा करके जो तूफान मचाने से पहले की अवस्था होती है, अब सीख रहे होते हैं, एकदम तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद तूफान मचाएंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर की अवस्था होती है मूर्त अवस्था। अब ये जो अवस्था होती है जिसको कंक्रीट बोला जाता है, ठीक है, कंक्रीट बोला जाता है, इस अवस्था में बच्चों को जो दिखेगा ना उसको लेकर के दिमाग खाएंगे अपने माँ बाप का, अपने समाज के लोगों का, ठीक है। और चौथा जो होता है अमूर्त अवस्था, जो चीजें नहीं दिखेगी ना उसमें भी दिमाग खाएंगे अपने माँ बाप का। तो यहाँ 7 से लेकर के 11 साल तक के बच्चे होते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। और 11 से 15 वाली जो अवस्था होती है, 16 या ऊपर वाली अवस्था अमूर्त होती है, जो बच्चे नहीं देखते हैं उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने एक चीज और बताई है कि पहले दिमाग का विकास होता है, फिर उसके बाद भाषा का, ठीक है, फिर भाषा का। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, पहले भाषा का विकास होता है फिर दिमाग का, ठीक है। इसको याद रखेंगे, दिमाग मतलब संज्ञान का, ज्ञान का, इस चीज को याद रखेंगे। तो राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर तो पहले ही लिखा हुआ, बट एक बार देख लो यार, ठीक है। तो 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी को गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है। अब इसको लगता है ना कि ये चिकनी मिट्टी है, ठीक है, इसको दबा दिया जाएगा ना तो इस सांप के रूप में बन जाएगी, मतलब कि ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कि जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है, ठीक है। गोले को दबा करके एक सांप के रूप में परिवर्तित करते हैं, चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, ये गोला है, ठीक है। ये गोला है किस चीज का, ये गोला है एक मिट्टी का। अब उसने क्या किया ना, इसको बना करके सांप के जैसे बना दिया, और उसको लगता है ना कि ये जो सांप हो गया ना ये अब मिट्टी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। उसको क्या लगता है ये मिट्टी कम थी, अब ये सांप के जैसे बन गई है ना तो ये मिट्टी ज्यादा है। ये किस चीज के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है केंद्रीयता। केंद्रीयता मतलब कि सेंट्राइजेशन, मतलब जिसमें आप कम और ज्यादा में फर्क नहीं कर पाते हैं, आप इसमें कहीं ना कहीं हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं। दूसरी बात है जीववाद। इसमें जो बच्चे को क्या लगता है, इसमें बच्चे को ये लगता है 2 से 7 वाले बच्चों में कि हर एक चीज में जो है ना जान होती है। वो अपने गुड्डे के साथ खेलेंगे, उसको भी खाना खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, हर एक चीज। वो अगर बेड से गिर जाएगा तो उसको भी बोलेंगे कि यार इसको चोट लग गई, ठीक है। अब परिकल्पित निगमनात्मक में ये जो अवस्था होती है 11 से ऊपर वाली अवस्था होती है, जिसमें बच्चे जो है कल्पना करने लगते हैं। और यहाँ पर संक्रमण परिमाण इस चीज का तो कहीं ना कहीं पियाजे से कहीं कनेक्शन है ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है ना ये पियाजे के क्वेश्चन का है। आंसर नंबर जो होगा इसका सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर नंबर सेकेंड है। चलिए इसका भी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। पता नहीं ये सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई नहीं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आ गया। चलिए 10 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग कल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिस्टम से करेंगे। और 300 क्वेश्चन को हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो कोशिश करेंगे कि 15 से 17 एपिसोड में कम से कम ये कंप्लीट हो जाए, सेट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको निजी संवाद कहा जाता है, ठीक है। पाठ किसको बोलते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी को भी अगर हम कोई भी हेल्प देते हैं, ठीक है, उसको पहाड़ बोला जाता है। जैसे कि आप क्या करते हो, सीटेट का एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, फिर सीटेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आप पास होना चाहते हैं। इस दौरान आप जो चीजें पढ़ रहे हो, जो चीजें आपको नहीं आती है वो पढ़ रहे हो, उसको सीख रहे हो, उसको बोला जाता है पहाड़, ठीक है। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना उसको पहाड़ बोला जाता है। आप मुझसे मान के चलो कुछ चीजें सीख रहे हो तो मैं आपको पहाड़ देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसमें भी आ गया यार, क्या हो गया ये। चलो ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, ड्रिल और अभ्यास की ओर जाना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। अब देखिए ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, किसी चीज के अभ्यास पर ज्यादा जोर दोगे ना तो जोड़ देना, अभ्यास अच्छी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा जोड़ दोगे तो भी प्रगतिशील नहीं बना पाओगे। किसी को जबरदस्ती नंबर अच्छे आ सकते हैं, प्रगतिशील तो नहीं बना सकते। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। अस्थायी अलगाव क्या होता है भाई, अस्थायी भी है और अलगाव भी है। मतलब कि किसी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर अलग अलग रख देना है कि ये सेक्शन ए है तेज बच्चे पढ़ेंगे, सेक्शन बी है उनसे थोड़े कम नंबर वाले, सेक्शन सी है उनसे थोड़े कम नंबर वाले। इस तरीके से करोगे तो प्रगतिशील कक्षा का तो बच्चे प्रगतिशील हो सकते हैं लेकिन एक माहौल प्रगतिशील नहीं हो सकता। सहयोगपूर्ण होना चाहिए। अगर कोई बच्चा, एक ऐसा बच्चा है जो चीजों को नहीं सीख पाता है, दूसरा बच्चा जो उसका मित्र है उसको आता है, तो वो चीजों को सिखाए,
ठीक है। पुरस्कार और दंड का जो प्रयोग है बार बार नहीं करना होता, नहीं तो इससे बच्चे ज्यादा नंबर ला सकते हैं एक लालच के तौर पे। अगर वो लालच दोबारा नहीं दोगे तो बच्चे वो नंबर नहीं लेकर के आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा। टारगेट 300 क्वेश्चंस का है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर पेडागोजी के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पेडागोजी के अलग से 300 क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, मजा आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे 300 क्वेश्चन करोगे तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और पेडागोजी के 300 क्वेश्चन अगर करोगे तो सिंपल सी बात है यहाँ के भी 15 नंबर नहीं गए। और हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में करवाने वाला हूं, तो कुल मिला जुला के 75 में कम से कम 70 नंबर पेडागोजी में आप लाने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और पेडागोजी का डर मैं खत्म कर दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बाकी इच्छा आपकी है तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिशन सीटेड पास, ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। मुलाकात अगले वीडियो में, ख्याल रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय बाय।